तो स्वागत है आपका आज के मेरे पहले पॉडकास्ट में। इससे पहले मैंने कभी इतना डीपली मैंने सोचा नहीं था कि कभी मैं ये सब स्टार्ट करूँगा। तो स्टोरी ये है, मैंने कुछ दिन पहले अपने इंस्टाग्राम चैनल पे एक वीडियो बोल रहा था लाइव आके कि मैं आपके जो भी क्वेश्चन है, आपके मतलब इंजरी से रिलेटेड, ट्रेनिंग से रिलेटेड, आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो उस चीज़ से रिलेटेड आप मुझे क्यूएनए में क्वेश्चन कर सकते हैं। एंड मैं उसका डिटेल्ड में एक पॉडकास्ट बना के आपको बता दूंगा आपको क्या करना चाहिए, हो क्या रहा है, ठीक क्यों नहीं हो रहे, वगैरह वगैरह बहुत सारी बातें हैं। तो अनफॉर्चुनेटली एक दो दिन बाद मैंने क्यूएनए डाल दिया था, बट उसके सडनली एक दो दिन तक मुझे टाइम नहीं मिला ये शूट करने का, क्योंकि थोड़ा सा भागने दौड़ने का काम है तो उसी वजह से। तो अच्छी बात ये हुई है, बहुत सारे लोगों ने क्वेश्चन पूछे थे, तो डेफिनेटली मैं एक ही चीज़ में सारे मैं नहीं डाल सकता, बट हाँ एक कुछ मोटे मोटे क्वेश्चंस हैं जो मुझे लगता है बेसिकली ज़्यादातर लोगों को वो दिक्कतें हैं, तो उन्हें कवर करेंगे आज। तो उनके नाम के साथ और उनके क्वेश्चन दोनों मैं पढ़ के एंड उसके बाद क्या कर सकते हैं वो सब मैं डिटेल में बताऊंगा। तो उसका पहले मैंने स्क्रीनशॉट या फिर स्क्रीन रिकॉर्ड करके मैंने इसमें डाल लिया है, ताकि मुझे उस टाइम पे मुझे याद रहे कि मुझे क्या आपको बताना है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं सबसे नीचे, या सबसे पहले जिन्होंने वो क्वेश्चन पूछा था उनके बारे में। ये कोई ARKA बीस्ट है जिन्होंने मुझसे सवाल किया था, भैया ग्लूट और हैमस्ट्रिंग में पेन होता है सूमो करते वक्त, और आरडीएल और हिंज मूवमेंट करते वक्त भी उन्हें पेन होता है, तो कोई सोल्यूशन उन्हें बताइए। देखिए, जब भी आप हिंज पोजीशन में जाते हैं ना, कई बार होता है कि आपकी हैमस्ट्रिंग टाइट होने की वजह से आप प्रॉपर हिंज कर नहीं पाते, आपको नीचे जाने से पहले आपको ये फील होता है कि कुछ ब्रेक होने वाला है, तो वहाँ पे पेन टाइप फील होने लगता है आपको। प्रॉपर हिंज की वजह से नहीं बोल सकते, इसमें हैमस्ट्रिंग टाइटनेस रीजन हो सकती है, या फिर कई बार होता है हैमस्ट्रिंग वीक हो जाती है सर्टन लेंथ, मतलब अगर आप मसल को देखोगे, कॉन्टैक्ट और लेंथ होती है, मसल सिर्फ उसी चीज में अपनी फोर्स प्रोड्यूस कर रही है। तो जब बहुत टाइम तक मसल कॉन्टैक्ट पोस्चर में रहती है, या फिर बेसिकली मैं बोलूँ थोड़ी सिंपल लैंग्वेज में टाइट रहती है, तो टाइम के साथ साथ वो अपना नेचर भूलने लगती है, क्योंकि वो बहुत टाइम से उसे वो इतना फ्रिक्वेंटली एक्टिव नहीं हो रही है मसल, तो वो टाइम के साथ वीक होने लग जाएगी। सबसे पहली मसल टाइट हो रही है, फिर मसल वीक होना स्टार्ट हो जाती है। कई बार कुछ मसल अंडर ट्रेन के चलते वीकनेस हो सकती है, टाइटनेस के चलते भी मसल वीकनेस चलती है। तो मैंने कई बार यूट्यूब पे और आई थिंक इंस्टाग्राम पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है। आप लोगों का उस टाइम पे भी क्वेश्चन आता है कि मसल टाइट है तो मैं उसे और स्ट्रेंथन क्यों कर रहा हूँ। बेसिकली मैं उस दौरान में ये करने की कोशिश करता हूँ कि मसल का बेसिक नेचर जो होता है उस चीज में हम काम कर सके, मसल स्ट्रेंथन और लेंथन दोनों हो, ताकि वो फोर्स प्रोड्यूस कर पाए, अपने बेसिक नेचर में दोबारा वो आ पाए। कई बार मसल नोट्स, मसल फाइबर में नोट्स हो सकती हैं, उसके चलते आपको दिक्कतें आ सकती हैं। कई बार क्या होता है, आप एक सर्टन ग्रुप या फिर कुछ एक मूवमेंट को ट्रेन करना छोड़ देते हैं। फॉर एग्जांपल अभी रिसेंटली बहुत चला है कि आरडीएल करना आप के लिए ठीक नहीं होगा, आरडीएल करते हो तो आपकी बैक जल्दी फटीग हो जाती है, तो उन सब के चलते आपकी हैमस्ट्रिंग उस तरह से ट्रेन नहीं हो पाती जिस तरह से आपको अपने डेली लाइफ एक्टिविटी में जो मूवमेंट होती है और उसके हिसाब से आपको करना चाहिए। देखिए, बेसिकली हमारा शरीर हर मूवमेंट में मूव करने के लिए बना है, और ऊपर वाले ने इस हिसाब से बनाया, तो आप कोई स्पेसिफिक मूवमेंट आप रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। अगर आप करते हो तो लॉन्ग रन में आपका ही घाटा है, क्योंकि आप उस रेंज में अपने शरीर को स्ट्रोंग ही नहीं कर रहे हो। कई बार क्या होता है, फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल के तौर पे मैं बता देता हूँ, आप इस तरह से आप घूम सकते हो, ठीक है। आपने बहुत टाइम तक, मैं यहाँ पे अपनी स्पाइन घुमा रहा हूँ, और आपने बहुत टाइम तक फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में काम करा है बस, बट रोटेशन में काम नहीं करा है। उसमें क्या होता है, सपोज अब आप कहीं बैठ रहे हो, कहीं उठ रहे हो, आपने हल्का सा उठ के अपने फोर्स लगाया तो एकदम से बैक में झटका आएगा और आपके पेन स्टार्ट हो जाएगा। तो ये कुछ रीजंस होते हैं आपकी इंजरी स्टार्ट होने के, क्योंकि उस मूवमेंट को ट्रेन नहीं कर रहे हो। तो अब इनके केस में अगर मैं बात करूं, इनकी हैमस्ट्रिंग और ग्लूट में सुमो और आरडीएल करते वक्त इनको पेन आ रहा है। तो बेसिकली दो तीन रीजन हो सकते हैं। जब भी आप सुमो की रेंज ऑफ मोशन में जाते हो, आपका हिप थोड़ा सा एक्सटर्नली रोटेट होता है, ठीक है, जिसमें आपके अडक्टर थोड़े से लेंथन होते हैं, एंड आपका ग्लूट मतलब ग्लूट मीडियस और मैक्सिमस आपके
आपके हिप जॉइंट को एक्सटर्नली रोटेट करते हैं, जिससे वो ज़्यादा एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाते हैं। मतलब उसमें अगर स्ट्रेंथ है तो वो आपको काइंड ऑफ उस मूवमेंट में हेल्प करेंगी, जो कि बहुत अच्छा है। ठीक है, लेकिन अगर आपने अपनी मोबिलिटी पे ध्यान नहीं दिया, अपनी स्ट्रेंथ बेस्ड ट्रेनिंग पे ध्यान नहीं दिया, आइसोमेट्रिक्स पे ध्यान नहीं दिया, तो साम टाइम के साथ साथ ये सब दिक्कतें आपकी स्टार्ट हो जाती हैं, जो कि बहुत आम हो, मतलब टाइम के साथ बहुत आम होने लगते हैं, फिर आप यूज टू होने लगते हो उस चीज के लिए। तो इसमें इनको करना क्या है, आप यहाँ पे एक बैंडेड क्लैमशेल कर सकते हो, या फिर आप वॉकिंग लंजेस कर सकते हो एक हाथ में वेट लेके। ठीक है, अगर इन सब चीज से कुछ फायदा होता है तो। और तीसरी चीज आप कर सकते हो नोर्डिकल। नोर्डिकल पीछे से आप कहीं अगर जिम में इक्विपमेंट है तो बहुत अच्छा हो जाएगा, नहीं है तो आपको कुछ इंक्लाइन बेंच में आप लगा के, मतलब आपको जुगाड़ करना पड़ेगा, दिमाग लगाओ अपना कैसे कर सकते हो, क्योंकि हमारी जिम में वो इक्विपमेंट नहीं है, तो हम दिमाग लगा के काम करते हैं, ताकि हम काइंड ऑफ वो चीज स्ट्रेंथन होना स्टार्ट हो जाए, ना कि कंपेटिव टू आगे जाके कुछ सडन मूवमेंट आ गई और हैमस्ट्रिंग स्ट्रेन आ गया, कुछ पुल हो गया, कुछ टीयर हो गया। हालांकि ये सब चीजें आप टाल नहीं सकते, बट स्टिल उन सब चीज को आप कुछ टाइम के लिए डिले कर सकते हो। ठीक है, सपोज आप आज भाग रहे हो, आज ही स्ट्रेन नहीं आ जाएगा, थोड़ा सा ओवर ट्रेन होने के बाद हो सकते हैं चांसेस बढ़े, बट एक फिजियो या एक इंटेलिजेंट इंसान के चलते आप इंटेलिजेंट ट्रेनिंग करोगे तो आपके इंजरी के चांसेस डिले हो सकते हैं। मैं कभी ये नहीं बोलता कि आप इंजरी आपको कभी नहीं होगी, देखिए जिंदा हो तो कुछ ना कुछ तो आपकी लाइफ में लगा ही रहेगा, बट उस चीज से रिकवर कैसे करना है वो ज्यादा मैटर करता है, कितनी इंटेलिजेंसी के साथ आप काम करते हो वो ज्यादा मैटर करता है। आई होप आपका जवाब मिल गया होगा। एंड उन्हीं भैया का सवाल है, ARK बीस्ट, इनका है नी की मूवमेंट हो रही है बट उसमें आवाज आती है। मतलब बहुत सारे लोगों का ये वाला सवाल था कि नी में मूवमेंट हो रही है और उसमें आवाज आ रही है और बहुत लाइट पेन है। अगर मैं ओवरऑल मान के चलूँ, अगर मैं 1 से लेकर 10 के रेशियो में बात करूँ, 1 या 2 है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको नी की स्टेबिलिटी पे काम करना है। नी की स्टेबिलिटी कर सकते हो आप एज एन सिंगल लेग टच डाउन, या फिर आप वो वॉकिंग लंजेस कर सकते हो, या फिर स्टार रीचर कर सकते हो। मैंने अपने इंस्टाग्राम पे बहुत सारी चीज़ें डाल सकते ऑलरेडी डाल रखी हैं, आप वहाँ पे जाके कर सकते हो। एंड जो भी एक्सरसाइज का नाम मैं ले रहा हूँ, आप जाके सिंपली गूगल पे सर्च कर सकते हो, उसका एक पैनल आपको मिल जाएगा, आप देख के उसे पूरा कितने रैप है कितने सेट है सब आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। क्योंकि मैं अगर रैप सेट भी बता दूंगा तो इसमें दिक्कत ये आती है कि हो सकता है मैंने जो रैप और सेट बताए हैं वो आपके लिए ओवर ट्रेन कर जाए। ठीक है, क्योंकि कई बार होता है कि आप एक रेशियो में कभी काम नहीं कर सकते। फॉर एग्जांपल आपका दोस्त है, वो 12 के 3 सेट कर सकते हैं, उनके लिए वो ज़्यादा ऑप्टिमल होगा। वहीं एक अच्छा लिफ्टर या फिर जिनको थोड़ा सा टाइम होगा या ट्रेन करते करते, उन लोगों के लिए 3 सेट कुछ उन्हें फील ही नहीं होगा, तो 3 सेट के बाद वो 3 सेट वो वार्म अप पे निकाल देंगे। तो आपको अपनी ट्रेनिंग हिस्ट्री या फिर अपनी स्ट्रेंथ के बेस पे अपने सेट और रैप काउंट करने पड़ेंगे। उसमें आप TUT वगैरह दे सकते हो। TUT मतलब होता है टाइम अंडर टेंशन, कि एक रैप आपने कितनी देर में खत्म करा है। ठीक है, तो ये सब चीजें आप अपने स्ट्रेंथ के हिसाब से आप मैनेज कर सकते हो। इन्हीं का ही उसमें अगला क्वेश्चन है कि ये सिर्फ 17 ईयर्स के हैं एंड स्टेयर चढ़ने उतरने में उनको नी में पेन आ रहा है। तो मैंने जो नी स्टेबिलिटी बताई है, आपको अगर स्टेबिलिटी पे ही काम करोगे तो आपको बहुत अच्छा इफेक्ट मिलेगा। आप ये 2-3 एक्सरसाइज कर सकते हो। पहली है आपकी स्टार रीचर, दूसरी है आपकी सिंगल लेग टच डाउन, एंड तीसरी कर सकते हो आप एक हाथ में केटल बेल लेके जस्ट हैंग करके आपको सिर्फ चलना है। उसमें आपकी कोर स्टेबिलिटी, आपको साइड टू साइड गेट साइकिल, या फिर आप अगर जिम में वो क्या बोलते हैं उन्हें, चलने वाली सीढ़ियाँ होती हैं, आप वो कर सकते हो। मैं नाम भूल रहा हूँ तो आप समझ जाओगे, इतने तो समझदार हो आप। तो आप उस पे स्टेयर चढ़ सकते हो, या फिर सिंगल लेग टच डाउन हमने इसीलिए करा है ताकि स्टेयर में आपके नी पे आने वाला लोड थोड़ा सा आपका शरीर उस चीज को समझने लगे, और ये सब डेली लाइफ एक्टिविटी आपकी उस चीज में कवर हो जाएंगी। आई होप आपका ये पॉइंट भी क्लियर हो गया होगा। एंड साथ में आपका जो दूसरा क्वेश्चन था इससे पहले वाला, उसमें आपको ग्लूट और एंकल, ग्लूट बोल रहा हूँ सॉरी, हिप और एंकल की मोबिलिटी पे भी काम करना है एंड नी की स्टेबिलिटी। तो आप इन सब
पे अगर काम करोगे, आपकी ये मोटी मोटी जो दिक्कतें हैं हैमस्ट्रिंग, ग्लूट एंड नी की, अगर आप इन्हें एक लाइन में देखोगे तो ये एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। इसी वजह से आपको पेन आ रहा है, और मोस्ट प्रोबेबली ये आपको एक ही साइड आ रहा होगा जहां तक मुझे समझ आ रहा है। तो आपको सिर्फ एक साइड पे ज्यादा फोकस देना है और दूसरी साइड पे थोड़ा सा कम देना है। ऐसा नहीं बोल रहा कि वहां पे आपको 5 सेट करने हैं, यहाँ पे आपको 2 सेट करने हैं। आपको थोड़ा सा एक आध रैप में ऊपर नीचे कर सकते हो, ताकि आपकी कंपेरेटिव टू साइड थोड़ी स्टेबिलिटी और स्ट्रेंथ थोड़ी सी इंक्रीज हो जाए टाइम के साथ, वो आपको हेल्प करेंगे। अब है अगला क्वेश्चन सौरभ शाह का। ठीक है, साइटिका पेन है इनके लेफ्ट लेग में, और इन्होंने ट्रेनिंग छोड़ दी है 2 मंथ से, बट स्टिल पेन और पिंचिंग सेंसेशन इन्हें अभी तक फील हो रही है, दोनों ग्लूट में एक्चुअली। देखिए, ये दोनों ग्लूट में ना बहुत कम चांसेस होते हैं कि साइटिका पेन दोनों लेग में एक साथ आ जाए, बहुत कम चांसेस होते हैं। बट स्टिल आपको अगर हो रहा है तो सबसे पहले तो आप एक अच्छे फिजियो के पास जाइए, वो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड करेंगे। प्लस मैं जो अभी बता रहा हूँ आपको क्या क्या करना है, सबसे पहली चीज आप गूगल पे डालना स्टूल टेस्ट, जो कि साइटिका पेन के लिए होता है। आपको उसमें करना क्या है, ऐसे स्टूल पे बैठ के आपको स्टूल को साइड से पकड़ना है, जस्ट हुक करो उस चीज को, एंड अपनी स्पाइन स्ट्रेट करके अपने स्टूल को अपनी मतलब बैक के अगेंस्ट खींचना है। आपको नीचे पुश करना है, एंड दोनों हाथों से स्टूल ऊपर की तरफ पुश करना है। और स्पाइन स्ट्रेट करके अगर आपको पेन नहीं आ रहा है तो उसे नोट करोगे, फिर स्पाइन एक्सटेंड करोगे, मतलब ऐसे जाके फिर आपको वो करना है, फिर आप नोट करोगे और थोड़ा फ्लेक्स करके फिर आप नोट करोगे। अगर वो चीज आपकी स्पाइन से है तो आपको फ्लेक्शन में पेन आ सकता है या एक्सटेंशन में पेन आ सकता है, न्यूट्रल में आपको हो सकता है पेन ना आए। ठीक है, अगर न्यूट्रल में भी पेन आ रहा है तो आपको अपने कोर स्टेबिलिटी पे भी काम करना है। फ्लेक्शन में पेन आ रहा है तो भी आपको कोर स्टेबिलिटी पे काम करना है। एक्सटेंशन में पेन आ रहा है तो आपको अपनी बैक की स्ट्रेंथनिंग करनी है, ग्लूट की स्ट्रेंथनिंग करनी है, एंड अपनी हैमस्ट्रिंग की स्ट्रेंथ करनी है। और डेफिनेटली ये सब एक दिन में तो सही नहीं होगा। मैं कुछ आपको गलत होप नहीं दूंगा कि आप एक दिन करोगे 2 दिन करोगे सही हो जाएगा। आपको ये महीने लग सकते हैं, साल लग सकते हैं, बट विद द टाइम आपका ये ठीक हो जाएगा। इनफैक्ट सर्जरी से तो बहुत बेटर है। आप अगर सर्जरी करवाते हो, मैं एक एग्जांपल बोल रहा हूँ, हालांकि आपने पूछा नहीं है बट स्टिल मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ। आप अगर सर्जरी करा रहे हो उसके बावजूद आपको रिहैब फिर भी फॉलो करना पड़ेगा, आपका टाइम फिर भी जाएगा। तो सर्जरी के बाद जितनी कंसिस्टेंसी से आप वो दवाइयाँ खाओगे, आप वो रिहैब फॉलो करोगे, उतनी ही कंसिस्टेंसी से आपको ये रिहैब फॉलो करना है और उसी चीज़ पे अपने स्टिक रहना है, ताकि टाइम के साथ वो चीज़ आपकी रिकवर हो विदाउट एनी ऑपरेटिव या कोई भी ऐसा मेथड जो आपको खोल के ठीक कराना पड़ रहा है। अगला है आपका ग्लूट अमनीजिया कोज बाय हर्निएटिक डिस्क। देखिए, अगर हर्निएशन है और ग्लूट अमनीजिया, इसे एक साथ आप समझना। आपकी डेली लाइफ एक्टिविटी में लॉन्ग टाइम सिटिंग है, ठीक है, ये आपका वर्क है जो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर ये नहीं है तो आप नीचे मुझे बता सकते हो कमेंट सेक्शन में, या फिर आप मुझे डायरेक्टली डीएम कर सकते हो इंस्टाग्राम पे। आपकी 6 से 8 घंटे से ज़्यादा की सिटिंग है, तो उसी के चलते आपकी डिस्क हर्निएट हुई है, एंड उसी के चलते आपको ग्लूट में इनसफिशियंसी फील हो रही है कि एक साइड का ग्लूट थोड़ा सा फोर्स प्रोड्यूस ज़्यादा कर रहा है और एक साइड का ग्लूट थोड़ा फोर्स प्रोड्यूस कम कर रहा है। तो ये रही आपकी दिक्कत। तो आपकी इसी दिक्कत की, जो भी आपका लाइफस्टाइल है, इसी लाइफस्टाइल का आंसर भी यही लाइफस्टाइल है कि आप अगर बहुत टाइम तक बैठने का काम कर रहे हो तो आपको थोड़ी सी एक्टिविटी में इंगेज होना चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा कि आपको अपनी जॉब छोड़ देनी है। आपको थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल आपका 10 घंटे का बैठने का काम है, तो काइंड ऑफ आप 2 घंटे बैठ के आप 15 से 20 मिनट, या फिर अगर पॉसिबल है तो 5 मिनट भी इनफ होगा कि जस्ट आप वॉक कर लीजिए। और कोशिश कीजिए आप एक साइड के हिप के साइड टेक करके ना बैठे। फॉर एग्जांपल जो कुछ लोग इस तरह से बैठते हैं, आप ऐसे ना बैठें या एक साइड की टेक करके ना बैठें। और आपको टाइम टू टाइम आप लोअर बॉडी की थोड़ी मोबिलिटी कर सकते हो। अगर सामने बेंच है तो बेंच में आप इस तरह से, फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक बेंच है, आप इस तरह से करके अपनी स्पाइन एक्सटेंड कर सकते हो। आप मतलब ऐसे जाओगे और ऐसे करके स्पाइन एक्सटेंड कर सकते हो, रोटेट कर सकते हो, फ्लेक्स कर सकते हो। आप इस तरह के कुछ मूवमेंट प्रोवाइड कर सकते हो, जिससे आपको ये टाइम के साथ थोड़ा सा रिलीफ होना स्टार्ट हो जाएगा। एंड जिम में जाइए एंड थोड़ा ग्लूट स्पेसिफिक काम करना है आपको, जिसमें आपका है लेटरल लंजेस,
आपको फ्रंट लंजेस कर सकते हो, आप बैकवर्ड लंजेस कर सकते हो, आरडीएल कर सकते हो, सिंगल लेग स्टिफ लेग डेडलिफ्ट कर सकते हो, एंड आप हाँ बेंड ओवर रोइंग कर सकते हो जो कि आपकी बैक की मसल को भी स्ट्रेंथन करेगा, हाइपर एक्सटेंशन कर सकते हो। ऐसे ही कुछ बैक की स्पेसिफिक आप अगर ट्रेनिंग करोगे तो ये दिक्कत भी आपके टाइम के साथ कम हो जाएगी। और अपनी डेली लाइफ एक्टिविटी और अपनी डाइट पे थोड़ा प्रॉपर ध्यान दीजिए, थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक बढ़ाइए, एंड कुछ सप्लीमेंट है। सबसे पहले ब्लड टेस्ट कराना अपना, उसमें ये अच्छा होगा कि आप एक अच्छे डॉक्टर की गाइडेंस में करो, बट स्टिल मैं आपको एक सोल्यूशन दे रहा हूँ, फिर भी आपको डॉक्टर की गाइडेंस में करनी है। अपना ब्लड टेस्ट कराइए, उसमें विटामिन D3 वगैरह चेक कीजिए क्या चल रहा है, कैल्शियम क्या चल रहा है, फॉस्फोरस क्या चल रहा है, सोडियम क्या चल रहा है, उन सबको ऑन पॉइंट करिए। अपनी डाइट थोड़ी हेल्दी करिए, अपना लाइफस्टाइल थोड़ा हेल्दी कीजिए, अपनी मूवमेंट पे थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि जब तक आप ध्यान नहीं दोगे जब तक आपको कोई ठीक नहीं कर सकता। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आप किसी फिजियो के पास जाओगे वो आपको ठीक करेगा, तो ऐसे काम नहीं करता शरीर। आपको अपनी मूवमेंट पे काम करने की बहुत जरूरत है, कोई फिजियो आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकता जब तक आप अपनी हेल्प नहीं करोगे। ठीक है, तो आप आई होप आपको अपना सवाल का जवाब मिल गया होगा। अगला है हमारा राज का। सुबह उठते वक्त लोअर लेट एरिया में बहुत पेन होता है, टोर्सो ट्विस्ट भी। हाँ, एक सेकंड थोड़ा थक गया। टोर्सो ट्विस्ट में भी दिक्कत होती है, मतलब अब आप देख रहे हो ये सुबह सो के उठते हैं, इनको लेट के एरिया में थोड़ी स्टिफनेस और उनके स्पाइन रोटेशन में भी उनको दिक्कत हो रही है। जस्ट मैंने अभी एक एग्जांपल बताया था, अगर आप फ्लेक्शन और एक्सटेंशन में ज़्यादा ध्यान दोगे, रोटेशन में ध्यान नहीं दोगे, तो आपकी ये स्टिफनेस आपके टाइम के साथ बढ़ सकती है। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे हिप की मोबिलिटी आप अपनी चेक कीजिए प्रॉपर, कि दोनों साइड की इक्वल है नहीं है। थोरेसिक मोबिलिटी चेक कीजिए, और आपको हिप और थोरेसिक की मोबिलिटी करनी है मैक्स टू मैक्स दो, सॉरी एक बार सुबह कर लीजिए, एक बार शाम को कर लीजिए, अगले दिन की दिक्कत आपकी खत्म हो जाएगी। ये इंस्टेंट नहीं होगा, बट आई थिंक 2 से 3 हफ्ते में आपको अच्छा खासा आराम पड़ जाएगा, बट उसके बाद छोड़नी नहीं है। थोड़े टाइम के लिए उस चीज़ पे स्टिक रहिए, एंड विद द टाइम जैसे जैसे थोड़ा पेन कम होता चला जाएगा, फिर आपको हिप की स्टेबिलिटी पे आप काम कर सकते हो, और थोड़ी सी ट्रांसवर्स कोर स्टेबिलिटी काम करनी पड़ेगी, मतलब ट्रांसफर कोर स्टेबिलिटी पर भी काम करना पड़ेगा। मतलब आपको इस रेंज में काम करना है। ठीक है, इस रेंज में आप क्रंचेस करते वक्त कर सकते हो, इस रेंज में आप सिंगल लेग फार्मर वो सिंगल हैंड, मतलब सिंगल हैंड वेटेड फार्मर वो कर सकते हो, जस्ट यू कैन जस्ट वॉक। एंड आप ओवरहेड आप वो कर सकते हो, वेट या बारबल ओवरहेड लेके आप इस तरह से आप वो कर सकते हो। ठीक है, बहुत सारी चीजें हैं जो आप ट्रांसफर्स में आप ट्रेन कर सकते हो, और आपको बहुत हेल्प भी मिलेगी। विद द टाइम होगा, तो एकदम से आप ठीक नहीं होगे। एंड सेम चीज आपको सप्लीमेंटेशन मैग्नीशियम स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि अगर रात को सोते वक्त आपको स्टिफनेस है, तो बहुत हद तक चांस है कि आपकी नींद भी अच्छी नहीं आ रही है आपको, तो आप मैग्नीशियम स्टार्ट कर सकते हो। मैग्नीशियम की डोजेज आप एक अच्छे डॉक्टर से आप पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे जाके डीएम में आप पूछ सकते हो आपके डोजेज क्या है। अपनी डाइट वगैरह के ऊपर आप बात करोगे, उसके बाद ही हम डोज डिसाइड करेंगे। ठीक है, या फिर आपका अगर ब्लड रिपोर्ट आपके पास है तो हम उसे देख के भी डिसाइड कर सकते हैं, या फिर अपने नियरेस्ट या फैमिली डॉक्टर से बात कीजिए कि आपको ये दिक्कत है, वो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड करेंगे। बट अगर वो मूवमेंट के लिए मना कर रहे हैं तो अभी आपको उनसे बात नहीं करनी है। किसी भी डॉक्टर अभी मूवमेंट के लिए मना कर रहे हैं कि आप मूवमेंट मत दीजिए, तो डेफिनेटली आप गलत डॉक्टर के पास हो। जब तक मूवमेंट आप कर सकते हो और थोड़ी बहुत मूवमेंट में पेन नहीं है, जितनी मूवमेंट पेन फ्री हो रही है, प्लीज मूवमेंट मत छोड़िए। मूवमेंट से आप जल्दी ठीक होगे, ना कि आप रेस्ट से वो चीज सप्रेस हो जाती है, ठीक नहीं होती। अगर कुछ चीज सप्रेस हो रही है, दोबारा आप मूवमेंट दोगे, वो चीज दोबारा आपको ट्रिगर कर सकती है, और इस बार जब ट्रिगर करेगी वो पहले से ज्यादा पेन करेगी, और पहले से ज्यादा ही टाइम लेगी ठीक होने में। ठीक है, तो इस राज जी का ये सवाल था, ये कवर हो गया। अब सुमित जी का, सुमित या समित बोल सकते हैं इन्हें। ग्रोइन में इनके इंजरी है, हाउ टू रिकवर। 1 साल हो गया, 1 साल से इनके ग्रोइन में इंजरी है। इंजरी एजन में अभी समझा नहीं कि किस रेंज में है। देखिए सुमित जी, पहले आप अपनी डेली लाइफ एक्टिविटी पे थोड़ा सा फोकस कीजिए, या फिर आप कर सकते हो कि एक चार्ट बनाइए, अपना एक कॉपी खोलिए, पेन लीजिए, चार्ट बनाइए, पूरे दिन में आपकी सबसे ज़्यादा मूवमेंट्स क्या होती हैं, और उन मूवमेंट्स में पेन होता है या नहीं होता वो सब लिखिए।
एक साइड लिखिए पेन, एक साइड लिखिए पेन फ्री। पेनफुल मूवमेंट आप सब कुछ नोट करोगे क्या क्या है, उसके बाद पेन फ्री मूवमेंट नोट करोगे क्या क्या है। फिर आपको उसी के बेस पे आप अपना रिहैब डिसाइड कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आप अगर इन दोनों को कंपेयर कर लोगे कि आप किस वजह से और कैसे कैसे पेन ट्रिगर हो रहा है और किस वजह से और कैसे कैसे करने से पेन कम हो रहा है आपका, तो आप उस रेंज में ज़्यादा बेटर आप अपने आप को समझ पाओगे। फॉर एग्जाम्पल अगर ग्रोइंग में पेन है, आरडीएल में पेन आ रहा है, ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, हो सकता है आपको ना आ रहा हो। ग्रोइंग में पेन है, आरडीएल करते वक्त आपको पेन आ रहा है, तो डेफिनेटली आरडीएल अभी आपको अवॉइड करनी है। आप कोफांगन करके एक अडक्टर स्ट्रेंथनिंग ड्रिल होती है, तो आप वो कर सकते हो। इसमें आप मॉडिफाइड वर्जन भी होता है और स्टैंडर्ड वर्जन भी होता है, आप दोनों ही कर सकते हो, या फिर ये नाम गूगल पे डाल के आपको इजीली वो चीज़ अवेलेबल है। तो आप पहले लिस्ट बनाइए, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या कर रहे हो, क्या करने से वो ठीक हो रहा है, तो इन सब चीज़ की लिस्ट बनाइए, तो आप सबसे पहले तो ऐसे आप ठीक हो जाओगे। बट आप अगर सोच रहे हो कि आप फिजियो करानी है, तो फिजियो के लिए हो सकता है अभी उस लेवल की इंजरी ही नहीं है जो आप फिजियो कराने से वो ठीक होएगी। हम किसी चीज़ को रिकवर कर सकते हैं, एज इन कुछ चीज़ टीयर हुई है या कुछ खराब हुआ है तो उस चीज़ को रिकवर करना है, बट यहाँ पे कुछ खराब नहीं है, कुछ ओवर यूजिंग या अंडर यूज के चलते आपको पेन आ सकता है। तो मसल ओवर यूज है तो आपको उसी हिसाब से थोड़ा सा स्ट्रेच, थोड़ा रेस्ट दे के काम करना पड़ेगा। अगर अंडर यूज है तो उसी हिसाब से आपको थोड़ा सा अग्रेसिव अप्रोच के साथ आप काम कर सकते हो। अगर अंडर यूज है तो वो आपको पता चलेगा जब आप एनालाइज कर लोगे अपनी डेली लाइफ एक्टिविटी की मूवमेंट को, कि किस में पेन आ रहा है किस में पेन नहीं आ रहा है। अगला है केशव वर्मा, बेंच प्रेस करते हुए शोल्डर में इंजरी हो गई थी, एक वीक हो गया, अब बिना पेन के पुशअप भी नहीं हो पाता, प्लीज हेल्प। देखिए बेंच प्रेस करते हो, फिलहाल तो ये बहुत इनिशियल स्टेज है। अगर अभी आपने ये नहीं बताया कि इंजरी क्या करते वक्त हुई है, कैसे हुई है, फिलहाल तो बहुत इनिशियल स्टेज है। तो सबसे पहले तो आपको ये देखना है किस रेंज में आपको पेन है। जनरल एक्टिविटी में आपको ऐसे हाथ रोटेट करने में भी पेन है, या फिर आपको थोड़ा सा पैक डेक में भी पेन है, तो थोड़ी रेंज ऑफ मोशन स्पेसिफिक कीजिए अपनी। सेम चीज़ जो मैंने अभी इन्हें बताई, आपको भी एक चार्ट बनाना पड़ेगा, किस किस रेंज में पेन है, किस किस रेंज में पेन नहीं है, और पेन ट्रिगर होने के बाद कैसे कैसे पेन सप्रेस होता है, कितनी मूवमेंट अभी पेन फ्री अवेलेबल है। पेन फ्री अवेलेबल में आप काम कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ से यहाँ तक मेरा पेन फ्री है, बट यहाँ से यहाँ तक, एक एग्जांपल बता रहा हूँ, आपका अपने हिसाब से होगा, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपका पेनफुल है, तो मैं अभी इस रेंज को ट्रेन कर सकता हूँ। जैसे कि मैं अब थेराबैंड होते हैं ना लाइट वाले, उस चेंज से इस तरह से मैं अपने आप को ट्रेन कर सकता हूँ। इसे उठा के होल्ड करके फिर वापस लेके जाऊंगा, उठा के होल्ड करके वापस लेके जाऊंगा। तो बेसिकली मैं इस वक्त कर क्या रहा हूँ, अपनी जो बची कुछ ही रेंज ऑफ मोशन है, जो भी जो भी अवेलेबल रेंज ऑफ मोशन है उसमें मैं आपको अपने आप को ट्रेन कर रहा हूँ। जो बाकी के रेंज ऑफ मोशन है उसमें मैं अपने आप को आने के लिए विद द टाइम, जैसे जैसे फाइबर टू फाइबर स्ट्रेंथन होता चला जाएगा, मसल टू मसल स्टेबिलिटी प्रोवाइड होती चली जाएगी विद द टाइम, जो भी एक्टिविटी दे रहे हो उसके साथ साथ, तो आप थोड़ी सी रेंज ऊपर करके आपका खुलता चला जाएगा और आपकी रेंज पूरी खुल जाएगी। पेन फ्री ये बहुत जल्दी हो जाएगा। प्लस अभी एक हफ्ता हुआ है तो आई गेस आपको थोड़ा सा रेस्ट देने की ज़रूरत है, या फिर अगर घर पे बैठ के जितनी पेन फ्री रेंज चल रही है आप उसी रेंज में काम करते रहिए। थोड़ा सा स्टेबिलिटी वर्क कर सकते हो, थोड़ा सा आइसोमेट्रिक्स कर सकते हो, बट स्टिल आपको अपनी इंजरी के बारे में पहले समझना पड़ेगा, किस हिसाब से आपको पेन हो रहा है, कैसे पेन हो रहा है। क्योंकि देखिए शोल्डर जॉइंट ना, सबसे पहली बात, शोल्डर जॉइंट एक बहुत ज़्यादा मूवेबल जॉइंट है। लगभग हर रेंज में आपका शोल्डर जॉइंट होता है, क्योंकि ये बोल और सॉकेट जॉइंट होता है। इस तरह से ये हाईली मूवेबल होता है, ठीक है। अब देख लो, आप अपना हाथ इस तरह से अगर घुमाओगे तो पूरा जॉइंट इस तरह से आपका रोटेट हो रहा है। इसमें ऊपर नीचे दाएं बाएं हाईली मूवेबल जॉइंट होते हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ शोल्डर मोबिलिटी पे काम करते हैं। एक सेकेंड, प्यास लग गई। हाँ, स्क्रिप्टेड नहीं है ना, इसलिए। हम्म बहुत सारे लोग सिर्फ
शोल्डर मोबिलिटी के ऊपर काम करते हैं, बट स्टेबिलिटी के ऊपर काम वो अभी नहीं कर रहे हैं। तो जो भी हाईली मूवेबल जॉइंट है, जैसे हमारा हिप जॉइंट होता है, हमारा शोल्डर जॉइंट होता है, इसमें स्टेबिलिटी के साथ साथ मोबिलिटी की भी जरूरत होती है। कोई भी ऊपर या नीचे का सिनेरियो नहीं होता कि मोबिलिटी ज़्यादा होनी चाहिए या स्टेबिलिटी कम होनी चाहिए। दोनों पैरेलल चलने चाहिए। एक चीज़ ऊपर चली जाएगी, दूसरी चीज़ नीचे जा रही है, तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। एक चीज़ ऊपर चली जाएगी, ये वाली चीज़ नीचे रह गई, तो वो भी आपकी हेल्थ के लिए ठीक नहीं है। आपको हर रेंज में अपने आप को ट्रेन करना पड़ेगा, और फालतू की इंस्टाग्राम के जो इन्फ्लुएंसर हैं आपको बहुत सारी चीज़ों के लिए मना कर रहे हैं, तो उन्हें थोड़ा सा अवॉइड करके चलना पड़ेगा। आई होप, मुझे पता है इन्हें अवॉइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि जब आप कुछ चीज़ सीखने की कोशिश करते हो तो आप सर्च करते हो कि इस चीज़ को ठीक कैसे करें, और आपको ये सब चीज़ें आती हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप डीप स्क्वाट आप अगर परफॉर्म कर पा रही हो, तो डेफिनेटली आपको हिप की मोबिलिटी करने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर डीप स्क्वाट अब किस तरह से हो रहा है वो भी मैटर करता है। फॉर एग्जांपल, डीप स्क्वाट में आपके नी केव हो रहे हैं, या फिर आपको बहुत ज़्यादा बैक में लोड आ रहा है, फिर भी आप डीप स्क्वाट कर रहे हो, आपके एंकल मोबिलिटी प्रोवाइड नहीं हो रही है, उसे आप डीप स्क्वाट में कंसिडर नहीं कर सकते। तो आपको देखना पड़ेगा डीप स्क्वाट का मैनर क्या है। आप डीप स्क्वाट किस मैनर में परफॉर्म कर रहे हो, पेन के साथ कर रहे हो या पेन फ्री कर रहे हो। डेफिनेटली एक एग्जांपल लेके चलते हैं। आपका डीप स्क्वाट सब कुछ, एंकल मोबिलिटी सब कुछ ऑन पॉइंट है, आप डीप स्क्वाट लगा रहे हो, तो उस केस में आपको मोबिलिटी करने की जरूरत नहीं है हिप की। उस केसेस में आप स्टेबिलिटी पे काम कर सकते हो, या फिर आप जो डेली लाइफ एक्टिविटी में स्क्वाट वगैरह मार रहे हो वो भी आपके लिए काफ़ी होगा, तो आपको उस केस में मोबिलिटी की जरूरत नहीं है। बट स्टिल, अगर आप डीप स्क्वाट करते वक्त आपके लोअर बैक में पेन आ रहा है, आपके डीप ग्लूट में पेन आ रहा है, आपके नी में पेन आ रहा है, आपके एंकल में पेन आ रहा है, या आपके थोरेसिक रीजन में आपको अगर पेन आ रहा है, तो आपको वहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। तो वहाँ पे आपको काम करने की भी ज़रूरत है। ठीक है, आई होप आपको आपका जवाब मिल गया हो। नेक्स्ट है हमारा शान जी। शान जी का सवाल है, डिस्क बल्ज है, मतलब ये स्ट्रेचिंग और रिलैक्सिंग पूछ रहे हैं, मैं उन्हें क्या बताऊं। ठीक है, डिस्क बल्ज है, मैंने जस्ट अभी एक क्वेश्चन क्लियर करा था। डिस्क बल्ज होना बहुत आम बात है। डिस्क हर्निएशन होना तो आपको ध्यान देने की जरूरत है, बट डिस्क बल्ज पे आप काम कर सकते हो एज एन कोर स्टेबिलिटी। डिस्क बल्ज होता क्या है, पहले थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। आपकी स्पाइन जो होती है उसे वर्टेब्रल कॉलम बोलते हैं। ठीक है, इस तरह से ऊपर और नीचे दो वर्टेब्रा है, बीच में जो है ये जो स्पेस खाली है यहाँ पे फ्लूइड होता है। अब इसमें फ्लूइड भी दो होते हैं, एनुलर और न्यूक्लियर। तो न्यूक्लियस होता है काइंड ऑफ लिक्विड टाइप, जेल टाइप होता है, वो ऊपर से आने वाले लोड को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करता है। ठीक है, और जो उसके बाहर वाली लेयर होती है उसमें वेन प्रोवाइड होती हैं, हमारा शरीर वहाँ पे रिकवर कर सकता है उस चीज़ को। बट जो लिक्विड एरिया होता है वहाँ पे हमारी वेन नहीं होती, ब्लड सप्लाई नहीं होता। तो वो जो लिक्विड एरिया जो भी न्यूट्रिशन लेता है वो आउटर मोस्ट लेयर से वो लेता है, वरना वो नहीं ले रहा, तो उसे हील होने में बहुत टाइम लग जाता है। या फिर एक बार अगर वो लिक्विड बाहर निकल गया तो वो दोबारा हमारा शरीर नहीं बना सकता। बेसिक चीज मैं ये आपको बता देता हूँ। बट स्टिल वो बाहर नहीं निकला है, फॉर एग्जाम्पल हर्निएशन नहीं हुई है, सिर्फ आपको बल्ज है, तो वो चीज़ हील हो सकती है और हाईली रिवर्सेबल है। आपको उसे सर्जरी कराने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोर स्टेबिलिटी या बेसिक रिहैब पे आपको काम करने की ज़रूरत है बस। अब डिस्क बल्ज है तो आपको करने की क्या क्या ज़रूरत है, अपने आप को असेस करो। पहली चीज़, झुकने पे पेन आ रहा है सामने, तो आपको कोर स्टेबिलिटी पे काम करना पड़ेगा। एक्सटेंशन में पेन आ रहा है, मतलब पीछे की साइड झुकने में पेन आ रहा है, तो आपको बैक की स्ट्रेंथनिंग और कोर स्ट्रेंथनिंग दोनों करनी पड़ेगी। ठीक है, लेटरल साइड झुकने में पेन आ रहा है, तो आपको कोर, बैक और अपना ट्रांसवर्स स्ट्रेंथनिंग तीनों चीज करनी पड़ेगी। तो ये वाइस वर्सा डिसाइड होता है कि आपको उस वक्त नीड क्या है। एंड ये तीनों में ही पेन नहीं है और हिप की मोबिलिटी आपकी सफर हो रही है, तो आपको हिप की मोबिलिटी भी ऐड करनी पड़ेगी। तो ये वाइस वर्सा आपका वेरी करेगा। कोई भी चीज लीनियर इक्वेशन पे काम नहीं करती कि आपने डिस्क बल्ज है तो सिर्फ आपको कोर पे काम करना है, या फिर आपको आगे झुकने पेन है तो सिर्फ आपको बैक की स्ट्रेंथनिंग कम करनी है। तो हर चीज को आपको चेक करना पड़ेगा अपने आप को कि आपका किस तरह से आपका शरीर रिस्पॉन्ड कर रहा है उन चीजों को लेके,
और बहुत सारी एक्सरसाइज है। फॉर एग्जांपल कोर स्टेबिलिटी आप कर रहे हो बट उस चीज़ से आपका पेन या सिम्टम आपके बढ़ रहे हैं, तो डेफिनेटली वो चीज़ आपके लिए अभी नहीं है। ठीक है, उस चीज़ को थोड़ा सा साइड में रख के सेकेंड अप्रोच की तरफ चलिए। एक अप्रोच हो सकता है आपको उतनी इफेक्टिव ना लगे, तो सेकेंड अप्रोच की तरफ चलिए, उससे थोड़ा सा साइड में रखिए। एक हफ्ते बाद उसे दोबारा आप चेक कर सकते हो कि ये रेंज मेरी अभी खुली है या फिर नहीं। तो आई होप आपका जवाब मिल गया होगा आपको। ये शान जी का था डिस्क बल्ज के लिए। तो कोई स्ट्रेचिंग नहीं है, कोई रिलैक्सिंग नहीं है, सिर्फ आपको काम करना है अपनी स्पेसिफिक कंडीशन के ऊपर। मिसाल जी हैं, इनका सवाल है, 1 साल पुराना और वो भी वॉश से भी वॉश्ड वैसे वाला डिस्क बल्ज है और साइटिका पेन ठीक हो सकता है क्या? देखिए, जस्ट मैंने अभी बताया, कोई भी वॉश्ड से भी वॉश्ड केस नहीं होते, या तो वो खराब होता है या वो सही होता है। अगर आपकी स्पाइन आपके साथ है, आप डेली लाइफ एक्टिविटी में थोड़ा बहुत काम कर पा रहे हो, बेड रेस्ट पे हो, तो शायद आपको सर्जरी की जरूरत है। मैं फ्रेंकली बोल रहा हूँ, अगर बेड रेस्ट पे हो, कोई भी मूवमेंट नहीं हो रही है, तो आप एक फिजियो के अंडर में कर सकते हो। वो टाइम के साथ साथ मूवमेंट प्रोवाइड करेंगे, उस चीज़ से आप हेल्प हो सकती है, उस चीज़ से आपकी हेल्प हो सकती है। प्लस बेड रेस्ट नहीं है, आप घूम फिर पा रहे हो, जल्दी पेन आना स्टार्ट हो जाता है। फॉर एग्जांपल स्टार्टिंग के 5 या 10 मिनट आपको पेन नहीं आ रहा है, उसके बाद आपको पेन आना स्टार्ट होता है। तो इन जनरल आपको वो कैपेसिटी बढ़ानी है, तो आपको उसी रेंज में आपको ट्रेन करना पड़ेगा। क्योंकि डिस्क बल्ज, जस्ट आई सेड कि डिस्क बल्ज एक बहुत नेचुरल प्रोसेस है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल बहुत ख़राब है आज की डेट में। हम बहुत ज़्यादा बैठने का काम कर रहे हैं। इवन डिस्क बल्ज के केसेस लॉकडाउन के बाद, आई गेस 2020 के बाद बहुत ज़्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि 2020 में खुद मैंने भी हमने बैठ के फ़ोन बहुत चलाए हैं, गाने सुने हैं दिन रात, फ़ोन में गेम खेल रहे हैं। तो 2020 के बाद डिस्क बल्ज के चांस बहुत बड़े हैं रिसेंटली में। बट अगर आप उस चीज़ को रिवर्स कर सकते हो, तो फॉर एग्जांपल आपने बहुत ज़्यादा बैठा है, तो आपको थोड़ी सी एक्टिविटी में आना है। अगर एक्टिविटी में नहीं आ पा रहे हो, तो आपको प्रोग्रेसिव अप्रोच करनी पड़ेगी कि आप अभी जिम में ना जाके आप रेजिस्टेंस बैंड ले सकते हो, या फिर आप फ्री हैंड या फिर बैंड या किसी भी इक्विपमेंट के बगैर भी आप काम कर सकते हो। सेम, आपने आगे झुक के देखा, पेन नहीं आ रहा है या आ रहा है, तो आपको उसी चीज में आप एक हाथ में डंबल लेके वो कर सकते हो, या फिर आप कोर की स्टेबिलिटी साइड में बैंड लगा के या कुछ लगा के आपको ट्रांसवर्स, आपको इस तरह से अपने आप को होल्ड करना है, वो बैंड आपको उस तरफ खींचेगा, तो आपको इसी साइड आपको होल्ड करना है। तो ये छोटी छोटी अप्रोच है, आपको करना पड़ेगा। तो ये कुछ रिहैब आप फॉलो कर सकते हो, और सेम चीज़ मैंने पहले भी डिस्क्राइब की है, वो भी आपको ध्यान में रख के काम करना पड़ेगा, क्योंकि सेम चीज़ बार बार बोलने का मतलब नहीं है। बट आपको अगर अप्रोच अपनी थोड़ी अच्छी रखनी है, अपना माइंडसेट थोड़ा सा क्लियर करना पड़ेगा कि आप ठीक हो सकते हो। कोई अल्टरनेटिव सोर्स आपके दिमाग में, तो आप ठीक नहीं होगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने अगर सोच रखा है कि ये सर्जरी से ही ठीक होगा, तो देखिए आप कितना भी रिहैब कर लो, आप ठीक नहीं हो सकते फिर, क्योंकि आपने अपने दिमाग में एक सेकेंडरी ऑप्शन बेस बना लिया है आपने, कि सर्जरी ही करानी है, तो आपका शरीर उस हिसाब से रिस्पॉन्ड करेगा और उसी हिसाब से आपका शरीर आगे जाके ठीक होएगा। लेकिन आपने अगर ये सोच रखा है, नहीं मैं खुद अपने आप को ठीक कर सकता हूँ, मैं एक अच्छे फिजियो के अंडर जाऊंगा या एक अच्छे रिहैब को फॉलो करूंगा, और बहुत कंसिस्टेंसी के साथ मैं उस रिहैब को फॉलो करूंगा, तो हाँ आप ठीक हो सकते हो। बट आपके दिमाग में अगर सर्जरी ही एक ऑप्शन है, आपको सिर्फ कोई बंदा चाहिए जो ये बोल दे कि हाँ आप सर्जरी करा लो, तो देखिए वो आपकी कॉल है। तो आप इस तरह से ठीक नहीं हो सकते, तो आप सर्जरी करा लीजिए, वो ज़्यादा आपके लिए बेटर अप्रोच होगी आपके माइंडसेट के हिसाब से। ठीक है, मैं आपको कहीं लूप होल में नहीं फंसा रहा कि आप सर्जरी करा लो या मत कराओ। अगर आपको लगता है आप उस चीज़ से ज़्यादा बेटर फील करोगे, बट स्टिल सर्जरी के बाद भी आपको रिहैब तो फॉलो करना ही करना है। तो इंटेलिजेंट बनिए, थोड़ा सा अपने अप्रोच के तरफ ध्यान दीजिए। अगर केस है सर्जरी का, आप करा सकते हो एक अच्छे डॉक्टर के गाइडेंस में। अगर केस है जो अगर आपको लगता है बगैर सर्जरी के ठीक हो सकता है, एक अच्छे फिजियो को पकड़िए, उनसे आप कंसल्ट कीजिए, वो आपको ज़्यादा अच्छे से गाइड कर पाएंगे। हाँ, विशाल जी का ही अगला क्वेश्चन है, हिप मोबिलिटी, कोर स्टेबिलिटी, लोअर बैक स्ट्रेंथनिंग
कितने परसेंट में हेल्पफुल होता है डिस्कवल्ज या sciatica केस में। देखिए इसमें कोई परसेंट वेरी नहीं करता कि आप अगर 30% पे हो तो ये आपको काम करेगा, 50% पे है तो आपको काम करेगा। ये डिपेंड करता है आपको आपकी अप्रोच पे कि आपकी अप्रोच कैसी है। अगर मैं आपको बोल दूं फॉर एग्जांपल, मैं आपको बोल दूं आपका 80% है बट ये आपका ठीक नहीं ठीक नहीं हो सकता, बट आपके दिमाग में है ये आपका ठीक हो सकता है, तो आप उस चीज़ से सही हो जाओगे। तो कोई ऐसी कोई स्टडी भी नहीं हुई है कि इतने परसेंट में ठीक हो सकता है, इतने परसेंट में ठीक नहीं हो सकता, तो वो ये सवाल ही बेकार है। तो इस सवाल का जवाब भी देना बेकार ही होगा। आपकी अप्रोच डिपेंड करती है आप किस हिसाब से आप अपने आप को उस रिहैब के या उस प्रोटोकॉल के साथ आप डाल पाते हो, अपनी एक्टिविटी किस हिसाब से संभाल पाते हो, आप अपनी रेंज किस हिसाब से ट्रेन कर पाते हो। अगर आपने रिहैब के साथ अपनी डेली लाइफ एक्टिविटी ठीक नहीं करी तो आपको कोई ठीक नहीं कर सकता। अगर आपने अपने रिहैब के साथ अपनी डेली लाइफ एक्टिविटी पे काम करा है तो आप ठीक हो सकते हो। यहाँ पे परसेंटेज की कोई बात बची ही नहीं है। तो आज के लिए बस यहीं ख़त्म करते हैं। हालांकि अभी बहुत सारे क्वेश्चन हैं, इन सब का जवाब देते देते 4-5 घंटे हो जाएंगे। थोड़ा सा इनका जवाब बाद में देंगे, फिर कभी मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। तब तक के लिए राधे राधे। नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो आपका क्या सवाल है, मैं अगले एपिसोड में वो भी कवर करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि एक का जवाब देते देते ऑलरेडी काफ़ी टाइम हो जाता है। तो इसी वजह से मैं पॉडकास्ट शायद शूट करने में इतना डर रहा था कि बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। इवन इस वक्त भी मुझे पौना घंटा 1 घंटा हो गया है बैठ के बोलते बोलते, और अकेले बोलना थोड़ा सा काइंड ऑफ बोर करने वाला चीज़ है। कोई बंदा हो जिनसे हम बात कर सकते हैं वो 2-4 घंटे उनसे मैं बात कर लूँगा, बट इस तरह से कैमरे के आगे बोलना 1 घंटे 1.5 घंटे थोड़ा बोर कर देते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे। तब तक के लिए राधे राधे, मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में।